हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एम के गांधी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम मॉडल 3 कर चुके हैं, आज हम करेंगे मॉडल नंबर 4 और सारा मैंने आपको समझा दिया था सेक्शन वाइज क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के मॉडल नंबर 4। तो क्या कह रहा है मॉडल 4 हमारा, विस्तार से इसको देखते हैं। तो मॉडल नंबर कौन सा हमारा, ये 4 है। इस मॉडल नंबर 4 का जो हमारा सेक्शन है खंड आ है। खंड आ में कितने क्वेश्चन हमारे टोटल, एंड टोटल कितने नंबर का है? 32 नंबर का है। और इसमें कितने क्वेश्चन है हमारे? 3 क्वेश्चन है। पूरे को विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? क्वेश्चन क्या हमारा, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? तो ऑप्शन है हमारे सामने 1980, 1990, 1985 और 1995। तो मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1990 में। तो सोवियत संघ के विघटन के जस्ट बाद क्या है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। ठीक है ना। तो शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? फिर 1990 में। कब अपनाई गई थी? 1990 में। सही आंसर क्या होगा? 1990। तो क्या थी शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी आघात देकर उपचार करना। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आगे भी इससे पहले मॉडल मैंने आपको करा था, वहां पर भी क्वेश्चन आया था ये, है ना। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। यदि स्टूडेंट इसकी हमें प्रॉपर डेट की बात करते हैं आसियान की स्थापना की, तो क्या होगी? इसकी प्रॉपर डेट होगी 8 अगस्त 1968। क्या होगी? 8 अगस्त 1967। क्लियर। नेक्स्ट हमारा, आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा था? तमिल का, हिंदू, मुस्लिम, सिंहली। तो मैंने आपको पढ़ाया था श्रीलंका का जातीय संघर्ष, उसमें देखा था हमने किस प्रकार तमिल और सिंहलियों का संघर्ष मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्वेश्चन हमारा कि आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा रहा है? तो यहाँ रहा आंसर हमारा सही क्या होगा? सिंहली। किस जाति का दबदबा रहा है? सिंहली जाति का। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव यानी यूएनओ के प्रथम महासचिव पूछा उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्राइगवली, डैग हैमरशोल्ड, यूथॉन्ट, बान की मून। अब इनको ट्रिगवेली भी कहते हैं अपन, है ना। कई शब्दों किताबों कैसे लिखा है? ट्रिगवेली। मैंने आपको यही लिखाया था शब्द, है ना। ट्रिगवेली जो नार्वे के थे। कहाँ के थे? नार्वे के। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन आ, ट्राइगवली। ठीक है। वैसे नाम क्या इनका? त्रिगवेली, नार्वे के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? देखो अस्त्र नियंत्रण पूछ रहा है वो आपसे, अस्त्र नियंत्रण। ठीक है। तो ऑप्शन में कौन कौन सी दे रखे हमारे पास? अस्त्र परिसीमन संधि, साल्ट सेकंड है ये, सामरिक अस्त्र न्यूनकर संधि, ये हमारी ये हमारी स्टार्ट 1 है। कौन सी है ये? स्टार्ट फर्स्ट है। और क्या दे रखा है उसने? परमाणु अप्रसार संधि, इसको अपन बोलते हैं एनपीटी। क्या बोलते हैं इसको? एनपीटी। और उपरोक्त सभी। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था इसमें अस्त्र नियंत्रण में, एक और मैंने आपको पढ़ाई थी एबीएमटी। एक और मैंने आपको क्या पढ़ाई थी? एबीएमटी। ये भी किस में आती है? अस्त्र नियंत्रण में आती है। तो फिर इसका सही आंसर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हुआ इसका? उपरोक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के संदर्भ में की गई संधि है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के संदर्भ में की गई संधि है एजेंडा 21, मॉन्ट्रियल न्यायाचार, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, पृथ्वी सम्मेलन। तो मैंने आपको पढ़ाया था मॉन्ट्रियल न्यायाचार इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के किस प्रभाव ने पूरे विश्व में जनमत को गहराई से बांट दिया? वैश्वीकरण के किस प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई में बांट दिया है? गहराई से बांट दिया है। आर्थिक ने, सामाजिक ने, राजनीतिक ने, व्यावहारिक ने। तो मैंने आपको पढ़ाया था वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव ऐसा प्रभाव माना जाता है जिसने कहीं ना कहीं पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आर्थिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांडुक सम्मेलन कब हुआ था? बांडुक सम्मेलन 1951 में, 1952 में, 1954 में और 1955 में। देखो मैंने आपको पढ़ाया था बांडुक सम्मेलन। हम बात करते हैं बांडुक सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपका। भारत में दलितों का मसीहा, 8वीं क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, है कि नहीं। दलितों का मसीहा कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लो अयस्क का विशाल भंडार था। क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने ये, और ये क्वेश्चन हमारा सेकंड जो बुक है आपकी, उसका तीसरी पार्ट में से आया हुआ है नियोजित विकास की राजनीति में से, कि लो अयस्क का विशाल भंडार था उड़ीसा,
पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा इसका? उड़ीसा। क्लियर स्टूडेंट्स? भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम विदेश मंत्री। तो मैंने आपको लिखाया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री का पद किसने संभाला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो सही आंसर क्या होगा इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद क्वेश्चन है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसके द्वारा बनी? डीएमके द्वारा तमिलनाडु में, साम्यवादियों द्वारा केरल में, अकालियों द्वारा पंजाब में, लोकदल द्वारा यूपी में। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था साम्यवादियों द्वारा केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, केरल के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद बनी थी आपकी ये तो तमिलनाडु के अंदर डीएमके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका, मोस्ट क्वेश्चन है आपका। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर क्या होगा? पंजाब राज्य से। किस राज्य से है? पंजाब राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है वो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीपी मंडल, यानी इसका पूरा नाम क्या है इनका? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। प्रॉपर नाम क्या है इनका? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। लेकिन अब मेन बात यहाँ पर ये आती है, यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग, तो इनमें से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो फिर वो होंगे हमारे काका कालेलकर साहब। यानी काका कालेलकर साहब को क्या कहा जाता है? यानी काका कालेलकर साहब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? ये भी परीक्षा की दृष्टि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो देखो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है बिल्कुल क्या? कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, खाली जगह के हैं, उनको भी देखते हैं ना। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, मालदीव 1968 में गणतंत्र बना और यहाँ शासन की। तो मैंने आपको पढ़ाया था पूरी मालदीव के बारे में विस्तार से। मालदीव जब गणतंत्र 1968 में गणतंत्र बना था तो यहाँ शासन की कौन सी प्रणाली थी? तो मालदीव में यहाँ पर कौन सी थी? अध्यक्षात्मक प्रणाली थी। अध्यक्षात्मक प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? अध्यक्षात्मक प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? अध्यक्षात्मक प्रणाली। दूसरा क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है। तो पारंपरिक सुरक्षा नीति के मैंने आपको चारों तत्व पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो उसने चौथे नंबर का पूछा, तो चौथे नंबर कौन सा होगा आपका? गठबंधन। क्या होगा? गठबंधन। खाली जगह में यहाँ पर क्या आएगा? गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में खाली जगह के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारत के अंदर जो अनुसूचित जनजाति है या आदिवासी है, इन लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाए? तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है यहाँ पर? मूलवासी। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मूलवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना उसे खाली जगह कहा जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था केरल का विकास मॉडल। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? केरल का विकास मॉडल, ठीक है ना। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? केरल मॉडल भी अपन लिख सकते हैं या केरल का विकास मॉडल भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में से एक था। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में से एक था। तो इंदिरा गांधी की जब सरकार चली थी तो इंदिरा गांधी ने कई बड़े बड़े फैसले लिए थे, है कि नहीं। यानी अपने आप को प्रभावी बनाने के लिए सत्ता में, तो उन्होंने कई एक ऐसे फैसले लिए थे जिससे कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान भी देखने को मिला था। उनमें से एक था मुद्रा का अवमूल्यन। क्या? मुद्रा का अवमूल्यन। देखो यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है? अवमूल्यन। तो फैसले तो कही थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अवमूल्यन। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम क्या कर दिया? मुद्रा या रुपये का क्या किया था? अवमूल्यन किया था। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? मुद्रा लिख दें आप या रुपया लिख दें, ठीक है, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने विविधता के सवाल पर खाली जगह दृष्टिकोण अपनाया। तो देखो भारत ने, ये क्वेश्चन पहले भी आया था अपना, नेक्स्ट मॉडल में आ चुका है। भारत ने विविधता के दृष्टिकोण पर भारत ने विविधता के सवाल पर खाली जगह दृष्टिकोण अपनाया है। तो हमारा क्या आंसर होगा? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण अपनाया भारत ने? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और शासी प्रेस है तथा वहां आंदोलन भी काफी मजबूत है। खाली जगह में आपसे पूछा, उसने क्या आएगा? देखिए, पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और शासी प्रेस है
तथा वहां मानवाधिकार भी काफी मजबूत है। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा, मानवाधिकार शब्द आएगा, है ना। लेकिन हम बात करते हैं हमारे यहाँ की जो आपातकाल के टाइम हमने देखा था किस प्रकार से हमारी प्रेस का दमन हुआ था, जिसे प्रेस सेंसरशिप भी कहा गया था। यानी प्रेस सेंसरशिप एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें किसी भी, चाहे कोई टीवी चैनल हो, चाहे कोई पत्र पत्रिका हो, यानी कोई भी सूचना बिना सरकार की मर्जी के नहीं छाप सकते थे या दिखा सकते थे। इसी प्रक्रिया क्या कहा गया, प्रेस सेंसरशिप कहा गया। हाँ स्टूडेंट देखिए, जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन की। जो तीसरा क्वेश्चन हमारे कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, 10 क्वेश्चन होंगे। तीसरे क्वेश्चन टोटल कितने क्वेश्चन होंगे हमारे, 10 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं हम सभी क्वेश्चनों को ध्यान से और करते हैं इनका बारीकी से अध्ययन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यानी ये कह रहा है आपसे यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, यूनियन सोवियत, है ना, यानी यूनियन सोवियत यूएसएसआर, सॉरी यूएसएसआर, ठीक है। तो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हमारा क्या, सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। तो ये कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसका विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण के देशों ने साप्टा पर हस्ताक्षर कब किए। साप्टा संधि पर, है नहीं, साप्टा पर, यानी वो किसकी कह रहा है वो आपसे, साप्टा। तो हमने पढ़ा था अभी SAFTA, साप्टा संधि पर। तो मैंने आपको बताया दक्षिण के कौन से सम्मेलन में हुए थे हस्ताक्षर, ये 12वें सम्मेलन। नेक्स्ट मॉडल में क्वेश्चन भी आया था, कौन से सम्मेलन हुए थे, 12वें सम्मेलन में। तो लेकिन वो कह रहा है कि दक्षिण के देशों ने साप्टा पर हस्ताक्षर कब किए। सही आंसर क्या होगा हमारा, 2 जनवरी 2004 को। कब किए थे, 2 जनवरी 2004 को। 2 जनवरी आपको ध्यान नहीं रहता है तो फिर आपको आंसर देना 2004 को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, व्यापकतम अर्थ में मानवता की रक्षा से क्या आशय है। मानवता की रक्षा, देखो यहाँ से पूछा व्यापकतम अर्थ में मानवता की रक्षा से क्या आशय है, या मानवता की रक्षा का अर्थ बताइए। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको इसकी परिभाषा लिखाई थी। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, यानी अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी देश हो, किसी भी देश के अंदर आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हर दृष्टि से क्या है, कोई प्रकार का अभाव नहीं रहना चाहिए। और भय से मुक्ति, और किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, चाहे वो आतंकवाद का हो, चाहे विश्व की बड़ी बड़ी महामारियां का हो, चाहे आपका वैश्विक ताप वृद्धि का हो, किसी का भी क्या है, भय नहीं होना चाहिए। तो व्यापकतम अर्थ में मानवता की रक्षा से आशय क्या है, आपको ध्यान रखना है, अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। ठीक है स्टूडेंट। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड सोशल फोरम, जो मैंने आपको बताया था WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। WSF की पहली बैठक कब हुई थी। तो WSF की पहली बैठक हुई थी 2001 में, और ये कहां पर हुई थी, ब्राजील के अंदर। कब हुई थी ये, 2001 में, और कहां पर हुई थी, ब्राजील के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है WSF की चौथी बैठक कब हुई थी और कहाँ हुई थी। WSF की चौथी बैठक आपको बतानी, कौन सी बैठक, चौथी बैठक कब हुई थी और कहां पर हुई थी। ठीक है स्टूडेंट। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1950 और 1960 के दशक में किन देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने के लिए संघर्ष हुआ। क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। 1950 और 1960 के दशक में किन देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने के लिए संघर्ष हुआ था। तो इसका हमारा सही आंसर आपको ध्यान रखना है, 3 देशों का नाम ध्यान रखने हैं, इजराइल, सीरिया और जॉर्डन। इजराइल, सीरिया और जॉर्डन। कौन कौन देश तीनों हमारे, इजराइल, सीरिया और जॉर्डन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन संबंध सम्मेलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ। एशियन संबंध सम्मेलन, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था। ये एशियन संबंध जो सम्मेलन हुआ था वो क्या है, मार्च 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, मार्च 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। तो कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, आंसर ध्यान रखना, 1951। कब समाप्त हुई, 1956। तो प्रॉपर कार्यकाल क्या हुआ, 1951 से 1956। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथे आम चुनावों के पश्चात केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनी। तो देखा था हमने क्या घमासान हुआ था चौथे आम चुनाव में, कि कहीं ना कहीं केंद्र में बात करते हैं, कांग्रेस को भले ही मात्र 283 सीटें मिली हों, लेकिन सरकार किसकी बनी थी, कांग्रेस की
बनी थी। यानी कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो बहुमत, प्रथम 3 आम चुनाव में जो बहुमत था, उस बहुमत में कहीं ना कहीं क्या आई थी, गिरावट आई थी। ठीक है, चौथे आम चुनाव में जैसे तैसे सरकार फिर किसकी बनी थी, कांग्रेस की ही बनी थी। तो आंसर क्या होगा हमारा, कांग्रेस की सरकार बनी। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असम को बांटकर किन प्रदेशों को बनाया गया, असम को बांटकर किन प्रदेशों को बनाया गया। ठीक है ना, तो आंसर में क्या होगा हमारा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधन युग के उदय का कोई एक कारण लिखिए। गठबंधन युग, देखिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधन युग के उदय का कोई एक कारण लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है अभी उसमें मॉडल पेपर में दिया था कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधन की युग के उदय का कोई एक कारण लिखिए। तो मैंने 2 कारण यहाँ पे लिख दिए, यानी क्षेत्रीय दलों में क्या हुई है, वृद्धि, और कांग्रेस प्रणाली का क्या हुआ था, अंत हुआ था, है ना। देखिए गठबंधन का युग चालू होने का मतलब कहीं ना कहीं यही था कि कांग्रेस प्रणाली का क्या हो गया था, पूरी तरह से अंत हो गया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं। कांग्रेस प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें पक्ष और विपक्ष की भूमिका सिर्फ कौन निभाती थी, कांग्रेस निभाती थी। तो जैसे ही पक्ष और विपक्ष की जो भूमिका निभाने वाला जो कंसेप्ट था, जैसे ही खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं वैसे ही किस की राजनीति शुरू होती है, गठबंधन की राजनीति शुरू होती है। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था पूरा कहानी इसकी, गठबंधन की राजनीति किस प्रकार क्या थी। देखिए स्टूडेंट, अब भी हम बात करते हैं, सेक्शन ए हमारा पूरी तरह से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टोटल हमारे कितने क्वेश्चन पढ़े थे, 32 क्वेश्चन पढ़े थे। यानी जो सेक्शन पहला क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने देखे थे 15 क्वेश्चन जो हमारे ऑब्जेक्ट टाइप थे, 7 क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह के थे, और बाकी 10 क्वेश्चन हमारे अति लघुतरात्मक थे, एक ही नंबर के थे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर खंड बाय हमारा, और खंड बा में सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, हमारे लघुतरात्मक होंगे। और खंड बा हमारे कितने नंबर का हुआ, 24 नंबर का हुआ, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, हमारे 12 क्वेश्चन होंगे। फटाफट से इन 12 क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चनों को विस्तार से। पहला क्वेश्चन है, चीन में कृषि के निजीकरण के कोई 2 लाभ बताइए। चीन की नई आर्थिक नीति की कोई 2 असफलता बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका बोर्ड 2023 में भी आया था, चीन में कृषि के निजीकरण के कोई 2 लाभ बताइए, और चीन की नई आर्थिक नीति की कोई 2 असफलताएं बताइए। तो चीन ने जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपनी जो एक अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि का जो निजीकरण किया था, उससे चीन को क्या फायदा हुआ, और इसके अलावा फिर भी चीन की जो नई आर्थिक नीति, इसमें क्या असफलता देखने को मिली थी। तो बहुत बड़ा एक इसका टॉपिक था, वो जो मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कि चीन में कृषि के निजीकरण की कोई 2 लाभ बताइए। लाभ बताने आपको, तो आपको ध्यान रखना है कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई और ग्रामीण आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो मैंने आपको बताया था कि आखिरकार चीन ने अपना डेवलपमेंट, अपना विकास किस प्रकार से किया था। तो मैंने एक मेन बात आपको बताई थी, चीन ने अपने सभी संसाधनों को कृषि क्षेत्र से निकालकर कहाँ लगा दिया था, उद्योगों में लगा दिया था। तब जाकर चीन का पूरी तरह से क्या हुआ है, डेवलपमेंट या विकास हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अमूमन आज भी हम क्या है, अपने सभी जो भी हमारे पास संसाधन है, उनमें अमूमन संसाधनों का प्रयोग हम किस क्षेत्र में करते हैं, कृषि क्षेत्र में करते हैं। तो कृषि उत्पादों में क्या हुई, वृद्धि हुई, और ग्रामीण आय में क्या आई, वृद्धि हुई। नेक्स्ट बात कह रहा है वो असफलता है। यानी असफलता मतलब यह है कि इतना करने के बाद भी चीन में कहीं ना कहीं असफलता का रुख देखने को मिलता है। इसकी मेन कारण क्या है, देखिए, यानी आर्थिक सुधारों का लाभ चीन के सभी नागरिकों को नहीं मिला। आर्थिक सुधारों का लाभ चीन के सभी नागरिकों को नहीं मिला, ये हकीकत बात है। मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था कि जितने भी चीन ने जो भी आर्थिक सुधार किए हैं, इन आर्थिक सुधारों का लाभ पूरी तरह से वहां चीन की आवाम को, चीन की जनता को नहीं मिला है। क्लियर। दूसरा है, चीन में बेरोजगारी और बढ़ी है। चीन में बेरोजगारी और बढ़ी है, यानी जिस प्रकार से आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया, उससे चीन में कहीं ना कहीं बेरोजगारी और बढ़ी हुई है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारे आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण है। फिर आगे ये क्वेश्चन देखिए, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार ये आ रहा है, और हर बार मैंने इस क्वेश्चन को मोस्ट लगाया है। क्या लगाया है, मोस्ट लगाया है परीक्षा की दृष्टि से। कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के क्या कारण है। आखिर ऐसा क्या रीजन है जो पाकिस्तान में लोकतंत्र क्या है, कहीं ना कहीं स्थायी नहीं बन पाता है। तो देखिए, राजनीति में सेना का हस्तक्षेप है। यानी पाकिस्तान की जो राजनीति है उस पर किसका हस्तक्षेप है, सेना का हस्तक्षेप है। किसका हस्तक्षेप है, सेना का हस्तक्षेप है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा, पाकिस्तान का अभिजन वर्ग। कौन सा वर्ग, पाकिस्तान का अभिजन वर्ग, जिसमें है धर्मगुरु। देखो अभिजन वर्ग में कौन कर रहा है, धर्मगुरु है, नेता है, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, भूस्वामी है, हमेशा सैनिक शासन के पक्ष में रहते हैं। तो जो पाकिस्तान का जो अभिजन वर्ग है, ये हमेशा किस में रहता है,
ये हमेशा सैनिक शासन के पक्ष में रहता है। इसके अलावा विदेशी ताकतों का सैनिक शासन को बढ़ावा देना, यानी विदेशी ताकतों का सैनिक शासन को क्या देना, बढ़ावा देना। यानी जो विदेशी ताकतें हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, और भी हो, वो सब किसको बढ़ावा देते हैं पाकिस्तान में, सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। तो कोई 2 पॉइंट आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने कितने पॉइंट लिखा दिए आपको, 3 पॉइंट लिखा दिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताइए, है ना। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, जुलाई 1944 में। अब इसके विश्व बैंक के कुछ कार्य देख लीजिए, कोई 2 कार्य मैंने यहाँ पर लिखा है ना। तो बैंक, विश्व बैंक के तो कई कार्य हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कितने कार्य बताए आपके, 2 से। क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है, 2 नंबर का। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला कार्य हमारा अपने सदस्य देशों को आसानी से ऋण और अनुदान देता है। तो विश्व बैंक के जो भी सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों को आसानी से ऋण देता है ना, और ऋण के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको अनुदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह बैंक मानव विकास, कृषि व ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, सुशासन आदि के लिए काम करता है। तो जो भी देश इस विश्व बैंक से, WB से जुड़ते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं यह बैंक क्या करता है, उनका देशों का, लोगों का मानव विकास है, कृषि व ग्रामीण विकास है, पर्यावरण सुरक्षा, सुशासन आदि के लिए क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा की परंपरागत तथा गैर परंपरागत धारणाओं में क्या अंतर है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह अच्छा है, आपको अच्छी से तैयार करना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में सुरक्षा की 2 धारणाएं हमारी, परंपरागत धारणा और गैर परंपरागत, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत धारणा क्या होती है, गैर परंपरागत क्या होती है, ये अपन को अंतर में बताना। तो देखिए ध्यान से, हम बात करते हैं परंपरागत धारणा की। तो इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है, यानी परंपरागत धारणा का संबंध किससे होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है ना। और जबकि गैर परंपरागत के क्या होता है, यानी जबकि इसका संबंध मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले प्रत्येक खतरे से होता है। यानी सुनिए ध्यान से, परंपरागत का संबंध किससे है, राष्ट्रीय सुरक्षा से, जबकि गैर परंपरागत किससे है, मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले प्रत्येक खतरे से होता है। दूसरा अंतर मैंने आपको लिखाया था, यानी इसके 2 प्रकार होते हैं। यानी परंपरागत को मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी तरीके से, परंपरागत के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, बाहरी सुरक्षा और दूसरा कौन सा है हमारा, आंतरिक सुरक्षा। यानी बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। जबकि हम बात करते हैं गैर परंपरागत, इसके मैंने आपको 2 प्रकार, रूप कहूं मैं या प्रकार कहूं, पढ़ाए थे मैंने आपको। तो पहला था हमारा मानवता की सुरक्षा और विश्व के लोगों की सुरक्षा। तो परंपरागत के 2 रूप है हमारे, या 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। जबकि गैर परंपरागत के 2 प्रकार है, कौन कौन से, मानवता की सुरक्षा और विश्व के लोगों की सुरक्षा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम बताइए, है ना। तो रियो सम्मेलन ना, इसके कोई 2 परिणाम आपसे पूछे हैं, तो ये मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया था। ये आपका फर्स्ट बुक का अध्याय 6 का क्वेश्चन है, और बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4था क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई 2 परिणाम पूछे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आपको सिर्फ 2 परिणाम देखते हैं कौन कौन से। देखिए, यानी पर्यावरण सुरक्षा को ठोस और मजबूत रूप मिला। जो पर्यावरण सुरक्षा है, इस पर्यावरण सुरक्षा को ठोस और मजबूत क्या मिला था, रूप मिला था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी आदि के संबंध में ठोस नियम व सिद्धांत बने। तीसरा पॉइंट हमारा टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास को श्रेष्ठ रणनीति बताया गया। टिकाऊ विकास को क्या बताया गया, टिकाऊ विकास को श्रेष्ठ रणनीति बताया गया। और नेक्स्ट है साझी संपदा व अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत को मान लिया गया। तो देखिए यहाँ से दो रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम पूछे उसने। ठीक है, मैंने आपको कितने लिखा है यहाँ पर, 4 लिखा है। द्वारा देखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। पर्यावरण सुरक्षा को क्या मिला, ठोस व मजबूत रूप मिला। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी आदि के संबंध में ठोस नियम व सिद्धांत बने। नेक्स्ट हमारा टिकाऊ विकास को श्रेष्ठ रणनीति बताया गया। साझी संपदा व अलग अलग जिम्मेदारी सिद्धांत को मान लिया गया। ठीक है, तो चारों पॉइंट आपको अच्छा रखने, अच्छी तरह से याद रखने हैं। क्वेश्चन ये भी परीक्षा की दृष्टि बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकासशील देशों की विदेश नीति का लक्ष्य सीधा साधा होता है, स्पष्ट कीजिए। विकासशील देशों की विदेश नीति का लक्ष्य सीधा साधा होता है। जाहिर सी बात है भाई, विकासशील देश है, संसाधनों का अभाव होता है, तो भी यह अपनी कहीं ना कहीं जो संसाधनों लेकर जो प्रतियोगिता है, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों नहीं करते हैं। तो एक सीधा साधा लक्ष्य होता है, क्या है देखिए,
मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था आपको ये, कि विकासशील देशों के पास अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरी संसाधनों का क्या होता है, अभाव होता है। ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं भाई, जब संसाधन ही होते तो फिर विकासशील क्यों कहलाते हैं, तो वो विकसित कहलाते, जाहिर सी बात है ना। तो संसाधनों क्या होता है, अभाव होता है। इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ना पढ़कर सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। यानी सीधी सी बात है, इनके पास क्या होता है, संसाधनों का अभाव होता है। इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जो एक विदेश नीति है उसमें ना पढ़कर सीधे 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 क्या करते हैं कि अपने विकास पर ध्यान देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मेल कीजिए या मेल करें। तो देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पर। उड़ीसा, उड़ीसा में मैंने आपको पढ़ाया था, उड़ीसा के अंदर क्या था, लौह अयस्क का भंडार। ठीक है। पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र कोरियाई कंपनी है, ये ध्यान रखना है आपको, ये मोस्ट है बहुत। पोस्को, यानी इसको समझा रहा हूं मैं अभी आपको, पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र कंपनी का क्या कहानी है पूरी इसकी। इसके बाद केरल क्या है, केरल में ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी मॉडल में आ गए। केरल में नव लोकतांत्रिक पहल अभियान चला था, क्लियर। और नेक्स्ट बचा अमेरिका का जो विकास मॉडल है वो कैसा मॉडल है, पूंजीवादी मॉडल है। और जो सोवियत संघ यानी रूस का मॉडल कैसा है, समाजवादी मॉडल है। देखो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है अपन को, पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र। देखो ये कंपनी किस देश की कंपनी थी, कोरिया की कंपनी थी। ठीक है। इस कंपनी को कहीं ना कहीं भारत सरकार क्या देश के अंदर क्या, उड़ीसा, उड़ीसा जो अपना राज्य है, उड़ीसा राज्य का सॉरी हाँ उड़ीसा जो अपना है, तो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में अपना जगतपुरा जिला है, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या है, इसको मंजूरी दे दी जाती है इस कोरियाई कंपनी को लगाने को। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं क्या होता है, वहां के जो गांव के लोग हैं वो सब लोग क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो इस कंपनी की वजह से क्या होता है, विरोध होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से यदि आएगा तो बस आपको ये रखना है कि पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र कंपनी किस देश की कंपनी है, कोरियाई कंपनी है ना। और इसकी स्थापना कहाँ करी जा रही थी, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में। ठीक है। उड़ीसा में भी कहाँ, भुवनेश्वर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ श्योर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा गया है। देखो तो राजनीतिक भूचाल कहे अपन, या मैंने आपको पढ़ाया था ये राजनीतिक भूकंप। क्या, राजनीतिक भूकंप। क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से लिखाया भी था। क्वेश्चन ये था कि भारत में 1967, देखो 1967 ही कह रहा है वो, 1967 में की बात करते हैं अपन, है ना। चौथे आम चुनाव की बात कर रहा है वो। क्वेश्चन आपका ये था कि चतुर्थ आम चुनाव 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल या राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे परिणाम आए जिस चुनाव के, जिन सभी परिणामों को ही राजनीतिक भूचाल या राजनीतिक भूकंप कहा जाता है। परिणाम क्या थे देखिए, भारत में 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस को गहरा झटका दिया। यानी जैसे ही चतुर्थ आम चुनाव होते, देखो तीसरे आम चुनाव हमारे देश के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की, एक तरफा बहुमत मिला था, कांग्रेस को कोई टेंशन नहीं थी। जैसे कौन से आम चुनाव होते हैं, चतुर्थ आम चुनाव होते हैं, चौथे आम चुनाव सरकार भली कांग्रेस की बनती है, लेकिन इस चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा झटका लगता है। झटका का मतलब यहाँ पर यह है कि जो चुनावों के जो परिणाम आते हैं वो परिणाम बहुत ही क्या होते हैं, भयानक होते हैं। तो उन परिणामों की भयानकता को देखते हुए ही इसको क्या कहा जाता है, राजनीतिक भूकंप या राजनीतिक भूचाल कहा जाता है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आपका ध्यान रखना। देखिए भारत में 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस को गहरा झटका दिया। जैसे मात्र 283 सीटें प्राप्त होना, तो मैंने आपको अभी बताया था, क्वेश्चन फिर आया था ये, चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई, मात्र 283 सीटें प्राप्त हुई थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आदेश से मंत्री हार जाना, यानी इंदिरा गांधी की प्रॉपर मंत्रिमंडल के आदेश से मंत्री, आदेश से अधिक मंत्री क्या चुनाव हार गए थे। और 9 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। 8 राज्यों में क्या बनी, गठबंधन की सरकार बनी। तो इन परिणामों को अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने, यानी चौथे आम चुनाव के जो परिणाम हमारे सामने आए थे, इन परिणामों को अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने क्या नाम दिया गया है, राजनीतिक भूचाल कहूं मैं या राजनीतिक भूकंप कहा है। ठीक है स्टूडेंट, परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से आपको इस क्वेश्चन की तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के कोई 2 कारण बताइए। देखिए इमरजेंसी 25 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी ने देश के ऊपर जो आपातकाल थोपा था या मैं कहूँ लगाया था, तो इसके कई परिणाम हमारे सामने देखने को मिले थे। मात्र 2 परिणाम इसमें आपने आपसे पूछे हैं, तो देखिए ध्यान से।
मैंने यहाँ 3 परिणाम आपको लिखा दिए हैं, तो आपातकाल के कोई 2 परिणाम बताइए। इंदिरा गांधी के चुनावों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया, यानी वो कहना चाह रहा है कि आखिरकार इंदिरा सरकार ने आपातकाल लगाया क्यों था। अब कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इंदिरा गांधी ने अपने पक्ष रखे थे और विपक्ष ने अपने पक्ष रखे थे आपातकाल को लेकर, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि इंदिरा गांधी के चुनावों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा क्या कर देना, अवैध घोषित कर देना, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी। इसके अलावा विपक्षी दलों द्वारा इंदिरा गांधी से इस्तीफे की क्या करना, मांग करना। तो विपक्षी दल जिस प्रकार से इंदिरा गांधी के जो भी कार्य हो रहे थे उनमें अड़बंगा अड़ा रहा था, है ना, अपनी कहीं ना कहीं उनको कार्य करने नहीं दे रहा था, तो कहीं ना कहीं उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा था। तो दूसरा कार्य ये रहा, तो ये विपक्षी दलों द्वारा इंदिरा गांधी से इस्तीफे क्या करना, मांग करना। नेक्स्ट है विपक्षी दलों द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से सरकार को गिराने की क्या करना, कोशिश करना। यानी सीधी सी बात है, इंदिरा की जो सरकार चल रही थी, इस सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से विपक्षी दल गिराने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा और भी तमाम तरह के कारण थे, इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश के अंदर क्या लगा दिया था, आपातकाल लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्षेत्र किसे कहते हैं, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया यहाँ पर, क्षेत्र किसे कहते हैं। अध्याय 7 जो आपका जैसे स्टार्ट हुआ था सेकंड बुक का, उसमें सबसे पहले टॉप हेडिंग हमारी, सबसे पहला टॉप मैंने आपको यही पढ़ाया था, इसी के बर्बाद लिखाई थी, क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा भूभाग, यानी भूभाग का मतलब कहता है भूमि का हिस्सा या भाग, टुकड़ा, जो भी है। तो ऐसा भूभाग जिसके निवासी सामान्यतः भाषा, धर्म, परंपराएं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास आदि की दृष्टि से भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वह क्षेत्र कहलाता है। यार सी बात, जो व्यक्ति जिस जगह विशेष पर रह रहा है उसका क्षेत्र है, तो वो वहां पर क्या सिर्फ एक आध दृष्टि से नहीं जुड़ता है, वो हर दृष्टि जुड़ता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, सांस्कृतिक, किसी भी दृष्टि से वो, यानी हर प्रकार की दृष्टि वो क्या एक दूसरे से जुड़ता है। तो वहीं इसकी परिभाषा बनाई राजनीतिज्ञों ने कि ऐसा भूभाग जिसके निवासी सामान्यतः भाषा, धर्म, परंपराएं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास आदि की दृष्टि से भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वह क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। जैसे कोई एक राज्य है या सीमावर्ती राज्य है, राज्य का एक या एक से अधिक भाग है, या हमारा संघीय प्रदेश है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी क्या हुई, क्षेत्र की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, 1989 में भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। 1989 की बात कर रहा है, गठबंधन की सरकार क्यों पड़ी। तो मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी तरीके से, 1989 में बात करते हैं, तो 1989 में हमारे देश के अंदर कौन से चुनाव हुए थे, नवे आम चुनाव हुए थे। कौन से आम चुनाव हुए थे, नवे आम चुनाव हुए थे। कौन से आम चुनाव हुए थे, नवे आम चुनाव। तो नवे आम चुनाव में कहीं ना कहीं देश के अंदर क्या होता है, कह रहा है कि 1989 भारत में गठबंधन की सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो नवे आम चुनाव में किसकी सरकार बनती है, किसकी, गठबंधन की सरकार बनती है। इसका मेन कारण क्या रहा, क्यों ये सरकार गठबंधन की बनी थी। तो देखिए ध्यान से, यानी केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार नवे आम चुनाव में के आधार पर आए, परिणामों के आधार पर बनी, क्योंकि इस आम चुनाव में त्रिशंकु लोकसभा गठन हुआ था। यानी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, यानी ये जो आम चुनाव था, इस आम चुनाव में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। यहाँ पर किसका गठन होता है, त्रिशंकु लोकसभा का गठन होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, बीजेपी का अलग अपना सीट रहा, कांग्रेस की अपनी अलग सीट रही, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम बस गया था कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। तो फिर यहाँ पर होता क्या है, एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ जनता दल था आपका, और एक तरफ अपनी कांग्रेस थी। तो यहाँ पर जो नवा आम चुनाव था, इस नवे आम चुनाव में सरकार किसकी बनती है, नवे आम चुनाव में सरकार बनती है अपनी राष्ट्रीय मोर्चा की। किसकी सरकार बनती है, राष्ट्रीय मोर्चा की, जिसमें बीजेपी प्लस जनता दल दोनों के आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, और यहाँ पर वाम मोर्चा क्या करता है, बीजेपी और जनता दल को बाहर से समर्थन देता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो मेन बात क्या करा वो कि 1989 में भारत में गठबंधन की सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो 1989 का चुनाव हुआ था, वहां पर क्या है, त्रिशंकु लोकसभा क्या होता है, गठन होता है। और जब त्रिशंकु लोकसभा का गठन हुआ, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो जाहिर सी बात है फिर क्या हुआ, गठबंधन हुआ। तो गठबंधन हुआ था, मैंने आपको बताया था अभी, राष्ट्रीय मोर्चा के संदर्भ में। ऐसी कहानी से हम कौन से आम चुनाव बनती है, 11वें आम चुनाव बनती है। कौन से आम चुनाव बनती है, 11वें आम चुनाव में। 11वें आम चुनाव में फिर क्या होता है, 11वें आम चुनाव में बनता है अपना, देखो यहाँ कौन सा बना था अपना, राष्ट्रीय मोर्चा बना था, वहां पर बनता है अपना संयुक्त मोर्चा। कौन सा बनता है, संयुक्त मोर्चा। और संयुक्त मोर्चे के अंदर कांग्रेस का साथ देती है कौन, जनता दल, और वाम मोर्चा क्या करता है, बाहर से
समर्थन करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये रही हमारी राजनीति की थोड़े छुमी सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, मिलीजुली सरकार के दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। देखो मिलीजुली सरकार वही है गठबंधन, यानी मिलीजुली सरकार किसको कहते हैं? मिलीजुली सरकार होती है हमारी कौन सी? गठबंधन सरकार। देखो एक चीज और है, गठबंधन सरकार के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, सभी चीज होती हैं, है कि नहीं? लेकिन उसने यहाँ पूछा दुष्परिणाम यानी नुकसान क्या है। देखो नुकसान क्या क्या है गठबंधन सरकार के? सरकार की कार्यशैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकारी कार्यशैली पर कैसा प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और विभाजन व विघटन की प्रवृत्ति, यानी कभी कुछ नहीं पता कि जो गठबंधन की सरकार बनी है कब ये क्या है टूट जाए, कब किसी और से गठबंधन हो जाए, कब दूसरी सरकार किसी और दल से क्या सरकार बना ली जाए। तो विभाजन व विघटन की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है और अवसरवादिता की प्रवृत्ति बनी रहती है। देखो अवसरवादिता का मतलब होता है कि जाहिर सी बात है, जैसा ही कोई अवसर यहाँ पर किसी दल को मिलता है कि मेरे कारण कोई देश में किसी भी राज्य में सरकार बन रही है, तो सबसे पहले वो अपनी शर्तें गिनवा देता है ना। तो अपनी शर्तों को मनवाने के बाद भी क्या गठबंधन की सरकार को बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, अवसरवादिता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में अनिश्चितता होती है। देखो जो गठबंधन की सरकार चलती है, यहाँ इनकी जो नीतियां होती हैं और इनके जो कार्यक्रम होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं अनिश्चितता देखने को मिलती है। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस दल ने गठबंधन किया होता है उस दल को ये तक पता नहीं होता है कि सरकार आगे क्या काम करने जा रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या है इसके दुष्परिणाम है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से हमारा सेक्शन बी पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी में जो हमारे क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को आप देख लेते हैं, अपन देखते हैं और देखने के बाद देखते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो या आपकी रेंज से थोड़ा बाहर चल रहा हो। ठीक है, बस सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन कहाँ किस पार्ट से आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक का अध्याय 2 है और बुक का कौन सा नंबर तुम्हारा है? बुक में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 पे कराया था। ये किताब का कौन सा नंबर क्वेश्चन है? ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो वहां जाके आप इसको देख लेंगे नोटबुक में। नेक्स्ट हमारा, भारत और चीन के बीच विवाद मामलों में संक्षेप में लिखिए। तो भारत और चीन का विवाद मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा फर्स्ट बुक का सेकंड पार्ट है आपका, ये बुक का कौन सा नंबर क्वेश्चन है? या 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विवादों को रोकने में असफल रहा, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण है? देखिए कहना क्या चाह रहा है वो, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विवादों को रोकने में क्या रहा है? असफल रहा है। यानी इस विश्व भूपटल पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के होते हुए भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण है? यानी एक जरूरत का संगठन, अच्छी बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, जब से विश्व भूपटल पर कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अपना फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ाया था मैंने आपको, प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसको तत्काल में क्या बनता है? लीग ऑफ नेशंस 1920 में। और जैसे लीग ऑफ नेशंस बनता है तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि विश्व भूपटल में दूसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है? दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। यानी लीग ऑफ नेशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। जैसे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद सभी विश्व भूपटल पर राजनीतिज्ञों को, विश्व भूपटल के जितने भी बड़े लीडर थे, उनको ये लगा था कि अब विश्व में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, तो विश्व के अंदर शांति बनाए रखना और विश्व में कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसकी स्थापना हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी। और ये जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखिए ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट बुक का अध्याय 4 है और बुक का कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका? बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ठीक है, तो वहां पर इसको अध्ययन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका अध्याय 4 का ही है और मैंने आपको अच्छी तरह बिल्कुल बाकायदा हेडिंग लगा के लिखवाया था, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्यों आवश्यकता है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, तो बुक में सबनी में पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर जी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन आया आपका, जो बुक जो हमारी सेकंड है ना, सेकंड बुक के सेकंड पार्ट में से, हालांकि देखो सेकंड बुक के सेकंड पार्ट में से जी वाला जो पोर्शन है ना हट चुका है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन क्या उन्होंने डेस्क पर दे दिया है, ये क्वेश्चन हमारे पाठ्यक्रम से हट चुका है। ठीक है ना, कि इनकी अंबेडकर जी का पूरी परिचय पर, लेकिन एक दूसरा जो पार्ट है उसमें मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था, वहां से भी इसका आंसर अपन देख सकते हैं। भीमराव जी का अंबेडकर जी के
पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियों को समझाइए। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको पढ़ाया था, भारत में लोकतंत्र, मेन हेडिंग थी आपकी, भारत में लोकतंत्र जो स्थापित होना जा रहा है, तो लोकतंत्र की स्थापना में कौन कौन सी चुनौतियों को भारत ने सामना करना पड़ा था। तो तुम्हारा जो अध्याय जो सेकंड है आपका, सेकंड बुक का, इसका पहले टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो वहां इसको अपन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1970 के चुनावों में पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी, ऐसा किन कारणों से हुआ। तो देखिए 1977 के चुनाव पहली बार केंद्र में कौन सी सरकार बनी थी, विपक्षी दल। और विपक्षी दल का मतलब यहाँ पर क्या था, जनता पार्टी। कौन सी पार्टी थी, जनता पार्टी। कौन सी पार्टी थी, जनता पार्टी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ। तो कहीं ना कहीं देखो कांग्रेस की भी अपनी कुछ गलत नीतियां रही, जिन नीतियों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं क्या है 1970 में किसकी पार्टी सरकार बनती है, जनता दल की। और इसमें सबसे मेन कारण बनाया जाता है आपातकाल। जैसे 1975 में जो आप मैंने अभी आपको बताया था, 1975 में जो आपातकाल लगाया था, आपातकाल के जो परिणाम सामने आए थे, इससे देश ही नहीं, देश की जनता भी नाराज, सब सिस्टम ही पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध में आ गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया गया और सरकार किसकी बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो पूरा टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया था। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको देखी आपके सेकंड बुक का अध्याय 6 है, और बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये 7वां क्वेश्चन है जो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा में, भारत में प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा का उदय कैसे हुआ। तो मैंने आपको ये टॉपिक लगाया था कि देखो यहाँ टॉपिक मैंने ये लगाया था, कार्यपालिका का न्यायपालिका से संघर्ष, कार्यपालिका का न्यायपालिका से संघर्ष। तो जो एक संघर्ष चला था यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्यपालिका का न्यायपालिका से, तो जिस प्रकार से कार्यपालिका न्यायपालिका पर अपने आरोप थोप रही थी और न्यायपालिका कार्यपालिका पर अपने क्या है आरोप थोप रही थी। तो पूरी टॉपिक मैंने आपको ये पढ़ाया था। देखो इसका एक और नाम फिर क्या आता है, मैंने आपको ये वाली हेडिंग लगाई थी, कार्यपालिका का न्यायपालिका से संघर्ष। फिर इसकी एक और हेडिंग क्या हुई, ये वाली ध्यान रखनी है आपको, भारत में प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा का उदय कैसे हुआ। ठीक है स्टूडेंट, इसको अपन पढ़ चुके हैं। ये आपका क्या है 6 पार्ट है सेकंड बुक का, और बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8वां क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा, सभी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। हाँ स्टूडेंट देखिए सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर हमारा 20, सोवियत प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का उल्लेख कीजिए। यानी सीधी सी बात यह है, इसने सीधा पूछा आपसे सोवियत प्रणाली क्या है। सबसे पहली हेडिंग थी आपकी, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये उसका फर्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट है आपका ये। तो सोवियत प्रणाली क्या है, तो वो आपको बताना है यहाँ पर, यानी सोवियत प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, है ना। नेक्स्ट कह रहा है वो सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का उल्लेख कीजिए, यानी जो सोवियत प्रणाली थी, इस सोवियत प्रणाली में क्या क्या दोष थे। ठीक है, तो पूरे इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से आपको हल करा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में अथवा में, द्वै ध्रुवीकरण से क्या आशय है, द्वै ध्रुवीकरण विश्व के पतन के कोई 4 कारण बताइए। तो देखो दो ध्रुवीकरण का मतलब ये था कि संपूर्ण विश्व क्या है, यानी शीत युद्ध के बाद, किसके बाद, शीत युद्ध के बाद मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1918, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 1945, और मैंने उसके बाद आपको पढ़ाया था शीत युद्ध 1945 1991। तो जैसे ही शीत युद्ध जो चला था 1945 1991 की जो कहानी थी, तो वहां पर क्या दो ध्रुवीकरण, दो ध्रुव कौन कौन से थे, एक तरफ था कौन यूएसए और एक तरफ कौन था यूएसएसआर, यानी ये दोनों क्या है विचारधारा थी। ये थी हमारी कौन सी विचारधारा, पूंजीवाद, पूंजीवादी विचारधारा, और ये थी हमारी कौन सी समाजवादी विचारधारा, कौन सी समाजवादी विचारधारा। इसने यूएसएसआर ने कौन सा संगठन बनाया था हमारा, वार्सा, क्या बनाया था वार्सा, और इन्होंने कौन सा बनाया था नाटो, क्या बनाया था नाटो। तो नाटो और वार्सा के बीच में पूरी कहानी चली थी इस पूरे शीत युद्ध के दौर में। इसी बीच में हमने एक नई अपनी विदेश नीति में एक नए गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, तो यहाँ उसको आपको बताना सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं और इसके प्रमुख दोषों को बताइए। तो मैं आपको ये अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसमें इसके बाद आया दो ध्रुवीकरण, दो ध्रुवीकरण हमारे ये रहे, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। तो दो ध्रुवीय विश्व के पतन के कोई 4 कारण बताइए। तो दो ध्रुवीय विश्व का पतन का मतलब था कि सोवियत संघ क्या हो गया था, विघटन हो गया था। सोवियत संघ विघटन के क्या कारण रहे, तो सोवियत संघ विघटन की हम बात करते हैं तो कई प्रमुख कारण रहे, जिनके कारण कहीं ना कहीं सबसे लास्ट में बात करते हैं जो सोवियत संघ था पूरा का पूरा, इसकी जो अपनी नीतियां थी, इन नीतियों में बहुत ज्यादा क्या थी कमियां थी, इनकी कमियों के कारण ही इसका विघटन हुआ था। लास्ट में मैंने आपको था मिखाइल गोर्बाचेव की 2 प्रमुख नीतियां, ठीक है, ग्लासनोस्त और पेरोस्पेरोस्की की नीतियां कहीं ना कहीं सोवियत संघ विघटन का कारण बनी।
हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्वीकरण की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए तथा वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, और ये क्वेश्चन आपका अध्याय 7 का है, यानी फर्स्ट बुक का अध्याय 7 का है। ठीक है स्टूडेंट, देख लेंगे नोटबुक में। इसके अथवा में क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्यों की बदलती भूमिका का वर्णन कीजिए। आजादी हासिल करने के बाद भारत ने क्या फैसला किया, इन फैसलों की वजह से कौन सी दिक्कतें पैदा हुई। देखो दोनों ही क्वेश्चन जो है हमारे, ये हमारे अध्याय 7 में से हैं, फर्स्ट बुक के। और ये जो 8वां का जो क्वेश्चन है मैंने वो हल कराया था, किताब का कौन सा क्वेश्चन है, ये बुक का कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये बुक का क्वेश्चन नंबर आपका ये 8वां है। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको नोटबुक में हल कराया था कि वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्यों की बदलती भूमिका का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। आजादी हासिल करने के बाद भारत ने क्या फैसला किया, इन फैसलों की वजह से कौन सी दिक्कतें पैदा हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस सेक्शन डी का। वो क्वेश्चन हमारा, भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। देखो ऑप्शन में आपके 8 होंगे, यानी 1 में 4 1 में 4, वो हमको कोई 4 ही करने, 4 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो देखो यहाँ दे रखा है कुर्ग यानी कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। इसके बाद अथवा में हमारा राजस्थान, उड़ीसा, कूच बिहार यानी पश्चिम बंगाल में है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कूच बिहार पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक, तो हम बात करें, देखो सबसे पहला है कुर्ग कर्नाटक, तो ये रहा हमारा कुर्ग कर्नाटक। ठीक, दूसरा पूछा उसने तेलंगाना, तो ये रहा हमारा तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट कह रहा है वो आपसे तमिलनाडु। ठीक है, तो ये रहा हमारा तमिलनाडु, TML। नेक्स्ट है हमारा केरल, तो ये रहा हमारा केरल स्टेट। चारों ही हमारे ये हो गए। अब अथवा में उसने पूछा राजस्थान, तो ये रहा राजस्थान। तो भाई राजस्थान तो सभी बात आई है अच्छी तरीके से, राजस्थान। उड़ीसा, ये रहा हमारा उड़ीसा। और इसके बाद कूच बिहार पश्चिम बंगाल में, ये तो ये रहा छोटा सा यहाँ पर कूच बिहार पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा हिमाचल प्रदेश, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर चौथा है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम करेंगे मॉडल 5 को कल। और स्टूडेंट्स यदि आपको ये मॉडल जो मैं करा रहा हूँ आपको 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के समझ में आ रहे हो और इनसे आपको फायदा मिल रहा हो, तो एक काम आप जरूर करें, यानी वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।